हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सेशन को कंटिन्यू करते हुए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता पर। जी हाँ दोस्तों, गुट निरपेक्षता जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कंप्लीट कंसेप्ट को समझने के लिए दोनों ही दृष्टिकोण से दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण आज का ये टॉपिक होने जा रहा है। दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता की नीति, इसको कंप्लीटली समझेंगे। ऐसे कौन से देश हैं जिन्हें गुट निरपेक्ष देश कहा जा सकता है, वो सारी बातें एज ए स्टोरी के माध्यम से या कहें कि पूरे व्यवहारिक रूप से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन। अच्छा, स्टार्ट करें उससे पहले एक बात मैं और बता दूं। जो दोस्त मेरे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या सेकेंड ईयर में है, या कुछ बच्चों की कमेंट आती है मेरे पास कि सर हमें ये बीए एलएलबी में पढ़ने को मिल रहा है, या कुछ जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट भी रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए जिस प्रकार से ये बीए थर्ड ईयर के पेपर थर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, उसी रूप में है ना, उसी रूप में आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको गुट निरपेक्षता वाले कंसेप्ट को क्लियर करना है, मतलब कि अगर आपके सिलेबस में इस टॉपिक का अगर मैच हो रहा है, तो ये समान रूप से आप लोगों के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। क्लियर है? और प्रारंभ में बता दूं दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स को भी पता है और कुछ को नहीं भी है। डेली नाइट में 9 बजे ही दोस्तों इस पर ये क्लासेस होती है, डेली होती है ना, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाता है कंप्लीटली। तो वैसे बीए फर्स्ट ईयर की हम मॉर्निंग में 11 या फिर 3 बजे के समथिंग लेते हैं, है ना। और उसके बाद में सेकेंड ईयर की क्लास होती है इवनिंग में 6 बजे और थर्ड ईयर की रात में 9 बजे। ठीक है ना, यही हमारा क्लास का शेड्यूल है। तो जिनको नहीं पता है वो उस टाइम पर आकर के लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्ड यूनिट अभी हमारा इस पर चल रहा है। इस थर्ड यूनिट के अंतर्गत टॉपिक सेकेंड और थर्ड, टॉपिक सेकेंड और थर्ड, सेकेंड टॉपिक में था गुट निरपेक्षता और थर्ड में भारत की गुट निरपेक्षता की नीति। इन दोनों पर हमें चर्चा करनी थी, लेकिन मैंने इसमें इन दोनों टॉपिक को मर्ज कर दिया है। इस सेशन में दोनों टॉपिकों को मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि अलग अलग लेने से कोई फायदा नहीं था। इसलिए एक ही टॉपिक बना दिया गया है, गुट निरपेक्षता नीति और भारत की गुट निरपेक्षता नीति। दोनों को मर्ज करके एक साथ समझने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें यह होगा कि अगर सेशन ज्यादा लेंदी होगा, लंबा होगा, तो हम इसको 2 पार्ट में ले लेंगे, बट करेंगे एक ही टॉपिक में कंप्लीट। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए अब जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आज के इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड टॉपिक में देखेंगे कि गुट निरपेक्षता की नीति की जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है ना। कि गुट निरपेक्षता, चलो ठीक है, गुट निरपेक्षता का पहले हमने अर्थ समझ लिया पूरे व्यवहारिक रूप से और थ्योरेटिकल दोनों रूप से। इसके बाद में गुट निरपेक्षता नीति आखिर है क्या, इसके क्या सिद्धांत है। थर्ड पॉइंट में हम इसकी विशेषताओं पर फोकस करेंगे, उसके बाद महत्व देखेंगे, उसके बाद हम प्रासंगिकता और लास्ट में भारत की गुट निरपेक्षता नीति। ठीक है ना। तो इन 6 बिंदुओं के माध्यम से हमारा गुट निरपेक्षता वाला कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों से उम्मीद में सिर्फ इतनी करता हूं, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली अगर आप इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं दोस्तों, वैसे तो आप सीरियस ही है, इसीलिए हमारे सेशन पर आए हैं। क्योंकि आपने देखा ही हुआ, क्योंकि हमारा कोई सेशन शॉर्ट में नहीं होता है, फुल डिटेल में होता है, पूरे विस्तार से होता है। जिस टॉपिक पर भी हम बात करते हैं पूरे विस्तार में ही बात करते हैं, और इसी कारण से और विद्वानों की तरह हम सेशन को मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का सेशन नहीं हो पाता है, सभी टॉपिक हमारे लेंदी हो जाते हैं। यही गुट निरपेक्षता नीति को अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो शायद आपको 10 या 15 मिनट वाले सेशन भी मिल जाएंगे, है ना। लेकिन इतना शॉर्ट, इतना मिनिमाइज हम नहीं कर पाते हैं। कारण वही है कि थोड़ा सा विस्तार देने का प्रयास करते हैं, इसलिए। तो दोस्तों थोड़ा टाइम को मैनेज करके चले आप लोग, थोड़ा सा लेंदी होगा सेशन, लेकिन ये मान लीजिए कि सेशन को लेने के बाद में फिर आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीट आपका जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं वो टॉपिक यहीं पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए, और क्लासेस की विशेषता तो आपको वैसे ही पता ही है कि हम व्यवहारिक रूप से समझाने के साथ ही साथ में आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से डेटा भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन भी लगा कर जा सके, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, आज की क्लासेस की दोस्तों। गुट निरपेक्षता
काफी कमेंट भी आई थी मेरे पास कि सर ये गुट निरपेक्षता पर सेशन कब होगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन के बाद में अब आपकी वो डाउट वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गुट निरपेक्षता क्या है, देखिए अभी इससे पहले हमने शीत युद्ध को कंप्लीट किया, ठीक है ना, शीत युद्ध को कंप्लीट किया। शीत युद्ध में हमने बहुत अच्छे से वहां समझने का प्रयास किया था कि जो पूरा शीत युद्ध जो चला है वो पूरे विश्व में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व जो दो गुटों में विभाजित हो चुका था, उन दोनों गुटों के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, है ना। तो उस समय भी हमने एक बात बोली थी कि लगभग पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुका था, लगभग पूरा विश्व। तो लगभग के बीच में जितने देश थे जो ना इस गुट में शामिल थे ना उस गुट में शामिल थे, ठीक है ना गुट पश्चिम गुट में शामिल थे और ना ही पूर्वी गुट में शामिल थे। तो जो देश इन दोनों गुटों से पृथक थे, अलग थे, है ना, वो देश क्या थे, वो कहां थे, वो कर क्या रहे थे, आखिर वो शामिल क्यों नहीं हुए। तो प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही आप गुट निरपेक्षता को समझेंगे आपके प्रश्नों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले इसको इग्नोर कीजिए, अब इसको व्यवहारिक रूप से ऐसे समझिए कि गुट निरपेक्षता आखिर में है क्या। गुट निरपेक्षता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को धारण करने पर वह देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, ना ही अमेरिकी गुट में शामिल होगा और ना ही जो है रूस के गुट में शामिल होगा। मतलब दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए, सिर्फ दोनों ही गुटों की चर्चा नहीं है दोस्तों यहां पर, इसके अलावा जो अन्य गुट है, अन्य गुट कौन से हैं, जैसे कि अमेरिका के गुट थे, अमेरिका ने अपने सैनिक गुट बनाए थे, उसी प्रकार से रूस ने भी अपने सैनिक गुट बना के रखे हुए थे। तो ऐसे किसी भी सैनिक गुटों में शामिल ना हो, सभी गुटों से पृथक रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करें। समझिए यहां पर विदेश नीति क्या होती है, ये तो आप 25 समझ चुके हैं, अभी तक पहले कई सेशन हो चुका और सब में हम ये कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। तो फिर से मैं एक व्यवहारिक तौर से ऐसे समझिए इसको कि ऐसा देश देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक गुट है यहां पर अमेरिका का, एक अमेरिकी गुट है, ठीक है ना, और एक है रसिया का गुट है, रूस का, ठीक है। दो गुट है यहां पर अमेरिका और रूस। अब कुछ देश है, हम किसी और देश पर ना जाते हुए हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत, क्लियर। अब दोनों गुटों में दोस्तों भारत ने क्या किया, जब यहां शीत युद्ध चल रहा था, जब शीत युद्ध का दौर था, तो शीत युद्ध के समय में भारत ना ही अमेरिकी गुट में शामिल था और ना ही रूस के गुट में शामिल था, बल्कि ये पूरी तरह से पृथक बना हुआ था, है ना। तो पृथक बना हुआ था, अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से, अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से संचालित कर रहा था, विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित कर रहा था, अपने जो निर्णय थे किसी और के दबाव में ना आकर के ले रहा था, पूरी तरह से जो सत्य था उसका साथ दे रहा था। यही होता है गुट निरपेक्षता। फिर से सुनिए, गुट निरपेक्षता का मतलब सिंपल ये होता है कि वो देश जो किसी भी गुट में शामिल ना हो वो स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन करे, है ना। वो सिर्फ यही नहीं कि कोई भी गुट क्या कर रहा है ना, या क्या गुटों में चल रहा है या पूरे विश्व में क्या चल रहा है, इसको नजरअंदाज करना भी गुट निरपेक्षता नहीं है। इसको नजरअंदाज मतलब विश्व की समस्या को नजरअंदाज करना, मतलब कि विश्व से उदासीन रहना। तो ये विश्व की समस्याओं से उदासीन रहना भी गुट निरपेक्षता नहीं है। उदासीन का मतलब हो जाता है कि आप पूरी तरह से विश्व की समस्याओं से एक तरफ हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता का सही अर्थ ये हो जाता है कि किसी भी गुट विशेष में शामिल ना होते हुए अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से पालन करते हुए सही और गलत की सही पहचान करके और सही का साथ देना, सही और गलत की पहचान करके हमेशा सही का साथ देना, हमेशा न्याय का समर्थन करना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। क्लियर है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब देखिए यहां पर जो मैंने आपको ये व्याख्या जो अभी मैंने आपको समझाई है वो पूरी एकदम आसान शब्दों में यहां लिखा हुआ है।
अब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाली, ठीक है ना। तो गुट निरपेक्षता का मतलब सिंपल सा, अब आगे बढ़ने वाले हैं। और वैसे देख सुनिए, अगर पूरा कंसेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होता तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे वैसे गुट निरपेक्षता पूरी तरह से आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी होगी। थोड़ा सा विश्वास रखिए और बने रहिए, है ना। ये पूरा एकदम व्यवहारिक रूप से समझ आने वाला है, क्योंकि कहां पर कितना बताना है वो जरूरी है। अगर सारी बातें यहीं पे ढोल दूंगा ना आपके सामने, आपके ऊपर, तो आप इस बोझ के तले दब जाओगे, आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2-3 बातें याद रखना है आपको कि गुट निरपेक्षता का मतलब सिंपल होता है कि किसी भी शक्ति के साथ में अटैच नहीं होना है, अलग रहना है, लेकिन विश्व की समस्याओं को देखते हुए रहना है। जो सच सच हो, जो सही हो, है ना, मतलब न्याय का समर्थन करना, जो सही हो उसका साथ देना है। तो गलत और सही दोनों में अंतर करना आना चाहिए, दोनों में अंतर करके और सही का हमेशा साथ देना, बस यही गुट निरपेक्षता है। अब आगे इसका जब बड़ा रूप होगा तो वो क्या होगा वो भी हम समझेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब थोड़ी सी हम इसकी एग्जाम के दृष्टिकोण से एक दो परिभाषा भी देख लेते हैं, है ना, परिभाषा भी देख लेते हैं। तो एक परिभाषा है यहां पर जॉर्ज लिस्का साहब ने कही है। उन्होंने कहा है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। पॉइंट नोट करना दोस्तों, गुट निरपेक्षता क्या नहीं है? तटस्थता नहीं है। तटस्थता का मतलब क्या हुआ? तटस्थता का मतलब क्या हुआ अगली स्लाइड में आपको समझाने वाला हूं। तटस्थता नहीं है, याद रखिएगा, गुट निरपेक्षता अलग है, तटस्थता अलग है, उदासीनता अलग है, अलगाववाद अलग है ना। अलगाववाद कहें या पृथकतावाद कहें, ये शब्दावलियां याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे हैं और सारे कंसेप्ट पूरे क्लियर करना चाहते हैं तो एक एक शब्दावलियों से परिचित होना आवश्यक है, याद रखिएगा। तो गुट निरपेक्षता को कभी भी आप तटस्थता नहीं कहोगे, कभी भी आप पृथकतावाद या अलगाववाद नहीं कहोगे, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि गुट निरपेक्षता उदासीन नीति नहीं है बल्कि ये सक्रिय नीति है, ठीक है ना। तो लिस्का साहब ने कहा है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है, इसका अर्थ है उचित और अनुचित में अंतर जान करके उचित का साथ देना। क्या कहा उन्होंने कि उचित और अनुचित दोनों में अंतर का पता करके और उचित का हमेशा साथ देना, यही गुट निरपेक्षता है। अब गुट निरपेक्षता को और अच्छे से समझना है और बेहतर तरीके से समझना है तो अब आपको यह समझना होगा कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है, इसके नकारात्मक पहलू पे पहुंचना होगा, है ना। तो हमें पहले यह देखना होगा इस परिभाषा के अकॉर्डिंग कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। अगर आप ये जान गए कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है तो अपने आप आपको यह समझ आ जाएगा कि जो नहीं है वही गुट निरपेक्षता है, ठीक है ना। चलिए तो इसको दो रूपों में हम देखेंगे कि गुट निरपेक्षता सबसे पहला तो ये गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है, तटस्थता नहीं है। दोस्तों तटस्थता का मतलब क्या होता है एक खुद समझिए। वैसे आपने ये शब्द कई बार, हजारों बार सुना हुआ है और आपको इसका अर्थ भी पता है ना, लेकिन जब आप यहां टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं तो अब आप उसमें बोल नहीं पाएंगे या लिख नहीं पाएंगे कि सर क्या लिखे इसमें। व्यवहारिक रूप से आप समझते हैं तटस्थता का मतलब सिंपल होता है अलग रहना, दूर रहना, है ना। जैसा कि गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? अलग रहना, एक सामान्य अर्थ। उसी प्रकार से तटस्थता का मतलब भी यही होता है, अलग रहना। लेकिन दोस्तों दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? तटस्थता का मतलब क्या हो, तटस्थता का जो अर्थ लिया जाता है ना वो युद्ध से लिया जाता है। तटस्थता का मतलब होता है कि कोई ऐसा देश जो युद्ध में शामिल ना हो, ना इसकी ओर से हो ना ही उसकी ओर से, है ना। दोनों देशों किसी की ओर से युद्ध में भाग ना ले। जो देश युद्ध में भाग नहीं लेता है वो देश तटस्थ देश कहलाता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ राष्ट्र है। कैसे है तटस्थ राष्ट्र? क्योंकि उसने आज तक कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। कभी आपने किसी भी इतिहास में देखा है कि स्विट्जरलैंड ने किसी के साथ युद्ध लड़ा है? नहीं देखा होगा। वो ना ही वो किसी सैनिक जो गठबंधन होते हैं उनमें शामिल है, किसी में शामिल नहीं है वो। आज तक उसने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा, इसलिए उसको हम तटस्थ देश बोल सकते हैं स्विट्जरलैंड को, ठीक है ना। तो तटस्थता का मतलब सिर्फ और सिर्फ युद्ध के साथ लगाया जाता है कि जो देश युद्ध नहीं लड़ता वो तटस्थ कहलाता है। लेकिन इसका मतलब भी बताइए मुझे, भारत ने चीन के साथ भी युद्ध लड़ा, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध लड़ा, तो क्या भारत तटस्थ हो गया? क्या भारत गुट निरपेक्ष नहीं रहा? बताइए। लेकिन दोस्तों भारत तो ये सारे युद्ध लड़ने के बाद भी गुट निरपेक्ष राष्ट्र अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरे विश्व के लिए कि जिस प्रकार से भारत ने गुट निरपेक्षता नीति का पालन किया है युद्धों में भाग लेने के बाद भी, तो उसके तहत हम कह सकते हैं कि
गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता तो क्या है? गुट निरपेक्षता एक सक्रिय नीति है, जिसकी युद्ध में भाग लेकर भी कोई राष्ट्र तटस्थ राष्ट्र बन सकता है, तटस्थ रह सकता है। ये माफ कीजिए, गुट निरपेक्ष रह सकता है ना। तो तटस्थता शब्द का प्रयोग, तटस्थता शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थों में युद्ध के साथ लिया जाता है, युद्ध के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है युद्ध में भाग ना लेना। यह एक प्रकार की क्या है? नकारात्मक प्रवृत्ति है। जो तटस्थता शब्द जिसका हम बात कर रहे हैं, यह एक प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति है, जबकि गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक विचारधारा है। गुट निरपेक्षता क्या है दोस्तों? एक सकारात्मक विचारधारा है ना। तो गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक प्रवृत्ति होने के साथ ही एक सक्रिय विचारधारा है। गुट निरपेक्षता युद्धों में शामिल होकर भी बरकरार रह सकती है। याद रखिएगा, युद्ध में शामिल होने के, देखिए कोई राष्ट्र अगर युद्ध में शामिल हो जाता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे उसने गुट निरपेक्षता नीति का उल्लंघन किया है, ये नहीं कहा जा सकता है ना। कोई राष्ट्र युद्ध में भाग लेकर के गुट निरपेक्षता नीति का उल्लंघन नहीं करता है। बस उस राष्ट्र को यह पता होना चाहिए कि वो किसी गुट में शामिल होकर तो युद्ध नहीं कर रहा है, या किसी और के हित के लिए तो युद्ध नहीं कर रहा है, या कहीं अन्याय का साथ तो नहीं दे रहा है, बल्कि न्याय का साथ दे, है ना। न्याय का साथ दे करके अनुचित उचित अनुचित दोनों में डिफरेंस करना याद हो उसको, और उचित का साथ अगर दे रहा होगा तो फिर वो तटस्थता की नीति नहीं होगी, या ऐसा कहें कि वो गुट निरपेक्षता नीति का उल्लंघन नहीं करेगा। एग्जाम्पल में यहां भारत को दिया गया है, भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध लड़े, उसके बाद भी वो जो है गुट निरपेक्ष देश है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इन सब बातों से हम ये कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता जो है वो तटस्थता नहीं है, तटस्थता की नीति नहीं है, ठीक है ना। दोनों में अंतर समझ आया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अलगाववाद या पृथकतावाद, कहीं गुट निरपेक्षता अलगाववाद तो नहीं है या पृथकतावाद तो नहीं है? तो जी हां, नहीं है। गुट निरपेक्षता ना ही अलगाववाद है और ना ही पृथकतावाद है। बेसिकली अलगाववाद और पृथकतावाद एक ही शब्दावली है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। जो आप यूज करना चाहे कर लीजिए, अलगाववाद कहें या पृथकतावाद कहें। अच्छा, पृथकतावाद क्या होता है? अभी हम तटस्थता तो हमने समझ लिया कि युद्ध से पृथक रहना तटस्थता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। लेकिन पृथकतावाद क्या है? अब इसका सामान्य अर्थ तो यही निकलता है पृथकतावाद का भी, कि अलग रहना, किसी गुट से अलग रहना। लेकिन पृथकतावाद का वास्तविक अर्थ यह होता है कि पूरी तरह अलग रहना, मतलब विश्व की समस्याओं से पूरी तरह अलग रहना, विश्व की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देना। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, अपने आप में मस्त रहना, यही है पृथकतावाद। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका इसी पृथकतावाद नीति का पालन कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले, क्योंकि उस समय अमेरिका भी अन्य देशों की तरह कुछ समय पहले ही आजाद हुआ था, और आजाद होने के बाद में दोस्तों वो उसकी कंडीशन भी वही थी, इस कारण से वो अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ था, विश्व की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन गुट निरपेक्षता ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्षता किसी गुट का समर्थन नहीं करता है, लेकिन विश्व की समस्याओं के लिए हमेशा सक्रिय रहता है, विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। और गुट निरपेक्षता नीति ने या गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व की समस्याओं को लेकर के दोस्तों सामूहिक रूप से विश्व के अंतरराष्ट्रीय जो मंच रहे हैं उन पर अपनी समस्याओं को सामूहिक रूप से रखा है। मतलब क्या हुआ कि विश्व के सभी राष्ट्रों की समस्याओं की ओर इसकी दृष्टि रहती है और उनके समाधान के लिए हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है इसने। क्लियर है? उदाहरण में देखो, कितना प्यारा उदाहरण दिया गया है इसका, कि भारत ने शीत युद्ध में किसी गुट में शामिल ना होकर भी इस समस्या के प्रति अपनी गुट निरपेक्षता, तटस्थता या अलगाववाद की नीति, है ना, नीति नहीं है, मतलब कि भारत ने जो है शीत युद्ध के समय में दोनों में से किसी भी गुट में शामिल ना होने के बाद भी विश्व में दोनों गुटों के कारण विश्व में जो समस्या या जो तनाव था, उस तनाव या उस समस्या को कम करने के लिए इसने हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते हुए, है ना, उस तनाव को कम करने का प्रयास किया है गुट निरपेक्षता ने, है ना। और भारत ने भी हमेशा यही भूमिका निभाई, क्योंकि भारत ने प्रारंभ से ही गुट निरपेक्षता नीति का पालन किया है। अब भारत को तो करना ही पड़ा ना। कारण क्या था? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय दूसरा विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, ठीक है ना। तो उसके बाद ही तो ये माहौल बना था शीत युद्ध वाला।
तो उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो प्रारंभ से ही भारत ने गुट निरपेक्षता नीति का पालन किया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से यह भी मान सकते हैं कि गुट निरपेक्षता नीति विश्व की सभी समस्याओं को दृष्टि में रखती है या उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है, जबकि पृथकतावाद या अलगाववाद एक ऐसा शब्द है जो विश्व की समस्याओं से अलग रहने का विचार प्रकट करता है या उस नीति का पालन करता है। किसको? अलग रहने का। क्लियर है। तो इस प्रकार से गुट निरपेक्षता और अलगाववाद दो अलग अलग शब्दावलियां हैं। आई होप क्लियर होगा। शब्दावलियां या दोनों अलग अलग नीतियां हैं। गुट निरपेक्षता नीति अलग है और अलगाववाद या पृथकतावाद की नीति अलग है। ठीक है। अब एक बड़ा प्रश्न यह आता है कि चलो ठीक है, हमने गुट निरपेक्षता भी समझ लिया है ना, कि गुट निरपेक्षता एक्चुअल में होता क्या है गुट निरपेक्षता, और हमने ये भी देखा कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है, अर्थात कि तटस्थता और जो पृथकतावाद है ये दोनों गुट निरपेक्ष नहीं है, जो समान देखने वाली, क्योंकि गुट निरपेक्षता, पृथकतावाद और जो है आपका अलगाववाद, दोनों ये तीनों शब्दावलियां लगभग एक समान दिखती है, लेकिन कभी भी गुट निरपेक्षता अलगाववाद नहीं है और ना ही तटस्थता है। ये भी हमने समझ लिया। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि वो सब ठीक है, अब ये बताइए कि गुट निरपेक्ष देश कौन से हैं? भाई कौन से देश हैं जो गुट निरपेक्ष होंगे? तो इसके लिए दोस्तों गुट निरपेक्ष देशों को अच्छे से समझने के लिए हमें तीन विद्वानों के विचारों पर मंथन करना होगा, तीन विद्वानों के विचारों को समझना होगा। और वो विद्वान कौन कौन से थे? नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो। इन तीनों के विचारों को समझना जरूरी है क्योंकि इन्होंने 1961 में 5 सिद्धांत दिए थे गुट निरपेक्ष देशों को लेकर के, है ना। और वो 5 सिद्धांत कुछ इस प्रकार से थे। उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्र जो किसी गुट में शामिल ना हो वह गुट निरपेक्ष राष्ट्र होगा। वह राष्ट्र जो अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से पालन करता हो, या वो देश जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता ना करता हो, या वह राष्ट्र जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना देता हो, या वो राष्ट्र जो उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। और जो राष्ट्र इन 5 सिद्धांतों का पालन करता हो वही राष्ट्र गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहला सकता है। क्लियर है। तो इन 5 सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जो देश सैनिक गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो वही राष्ट्र यहां गुट निरपेक्ष राष्ट्र की भूमिका निभाएगा या गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा। आई होप ये कंसेप्ट अब तक पूरा आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, अब बताइए मुझे कि गुट निरपेक्ष जो हम गुट निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, अब उसमें कोई डाउट है यहां तक का? प्लीज कमेंट में मुझे अगर डाउट नहीं हो तो यस लिखकर यस कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे थोड़ा क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट में हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता नीति के सिद्धांत। अब जो सिद्धांत देखिए दोस्तों, हमने ये 5 सिद्धांत देखे हैं। ये जो 5 सिद्धांत देखे हैं, इन सिद्धांतों को किस प्रकार से डिस्क्राइब करना है अब ये समझिए जरा। भारत की गुट निरपेक्ष नीति के सिद्धांत, अभी तीनों विद्वानों के ने जो 5 सिद्धांत दिए 1961 में, उन सिद्धांतों के अनुसार 5 सिद्धांत, जो राष्ट्र इन 5 सिद्धांतों को फॉलो करता होगा वही राष्ट्र गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब हमें यह बात करनी है कि जब हम बोलते हैं कि एशिया के सबसे बड़े गुट निरपेक्ष राष्ट्र है ना, तो ये इसकी गुट निरपेक्षता नीति, इसके सिद्धांत क्या है? कौन? भारत। तो भारत की गुट निरपेक्षता नीति के सिद्धांत क्या है? उन सिद्धांतों को हमें पूरे विस्तार से समझना होगा, उसके बाद ही हमारा ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए दोस्तों, विश्व राजनीति की अगर हम बात करें तो भारत ने जो भूमिका निभाई है पूरी विश्व राजनीति में, वो हमेशा गुट निरपेक्षता की भूमिका निभाई है शुरू से ही।
प्रारंभ से ही असंलग्नता की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया है भारत ने। कभी किसी राष्ट्र के साथ मिलकर के कभी भारत ने युद्ध किसी के साथ नहीं लड़ा, है ना। तो भारत ने दोनों गुटों से अलग रहने की जो नीति अपनाई थी, वही नीति यहां गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है, ठीक है ना। दोनों गुटों से अलग रहकर नीति निभाई असंलग्न रहने की, वो असंलग्नता की जो नीति है वही गुट निरपेक्षता है। अब इस गुट निरपेक्षता को प्रूव करने के लिए कि भारत ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत प्रारंभ से ही दोनों गुटों से अलग रहा, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों गुटों में शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों गुटों से भारत के शत्रुतापूर्ण व्यवहार बन गया, ऐसा नहीं है। बल्कि भारत दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए दोनों ही गुटों से मित्रतापूर्ण व्यवहार उन्होंने रखा, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे। और भारत ने अपने विकास के लिए किसी भी गुट, किसी भी महाशक्ति से बिना शर्त के समझौता करने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं की। समझिए यहां पर तो पूरी कंप्लीट गुट निरपेक्षता क्या है। सिर्फ गुट निरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने आपको इनवाइट किया, है ना, और आप शामिल नहीं हो, आपने मना कर दिया कि नहीं साहब हमें नहीं आना, आपको जो करना कर लीजिए। या रूस ने आपको इनवाइट किया, आप शामिल नहीं हुए, उनको भी बस कुछ ऐसा ही बोल दिया। दोनों में शत्रुतापूर्ण व्यवहार, दोनों गुटों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार लेकर बैठ गए, वो दोनों गुटों में से कोई भी आपको कुचल देगा, है ना। तो ये कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं हुई आपकी। अगर स्वतंत्र विदेश नीति भी का पालन तो आप कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी, लेकिन ये उचित विदेश नीति नहीं है। बल्कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र वो राष्ट्र होगा जो दोनों गुटों से अलग रहने के बावजूद दोनों ही गुटों से शांतिपूर्ण व्यवहार बना के रखेगा, शांतिपूर्ण संबंध बनाकर रखेगा, और अपने स्वयं के विकास के लिए किसी भी गुट से समझौता कर सकता है, लेकिन बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। क्लियर है। आर्थिक सहायता ले सकता है, समझौता मतलब आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिना किसी शर्त के, और भारत ने यही कार्य किया है। क्लियर है। इसके अलावा भारत कभी भी दोनों गुटों में शामिल ना होने के साथ ही साथ में भारत ने और किसी अन्य सैनिक गुट का भी समर्थन नहीं किया। जैसे अमेरिका के नाटो और सीटो गुट था, नाटो और सीटो, नाटो में पूरे पश्चिमी देशों का उसने अपना गुट बना रखा था, है ना। और सीटो जो कि दक्षिण एशिया के कुछ देशों को लगभग 6 देश थे शायद, सीटो में 6 देशों को मिलाकर के एक ग्रुप बनाया था। क्लियर है ना। तो इसमें भी भारत शामिल नहीं हुआ, जबकि इसमें सीटों में तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काफी सारे राष्ट्र थे इसमें, लेकिन भारत शामिल नहीं हुआ, है ना। अफगानिस्तान आई थिंक था या नहीं था, कंफर्म नहीं है, बट हाँ पाकिस्तान जरूर था इसका सदस्य, ठीक है। इसके अलावा रूस का एक गुट था वार्सा, इसका भी भारत इसको समर्थन नहीं करता था, इसमें भी शामिल नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विश्व की राजनीति में दोनों ही गुटों से भारत अलग रहते हुए अन्य किसी गुट में भी वो शामिल नहीं हुआ। अन्य किसी गुट मतलब अन्य किसी दोनों शक्तियों के किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। क्लियर है। इसी के साथ में यह नीति कौन सी, गुट निरपेक्षता की जो नीति है दोस्तों, ये पूर्वाग्रहों से भी मुक्त है, पूर्वाग्रहों पर कार्य नहीं करती। पूर्वाग्रहों का मतलब क्या है कि जो नीतियां परंपरागत रूप से प्राचीन समय से चली आ रही थी, जो हमें हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की, उसी नीति का पालन करते हुए हम अपनी विदेश नीति का निर्माण कर रहे हैं। तो ये ऐसी नीति नहीं थी, बल्कि ये आधुनिकता के दृष्टिकोण पर आधारित नीति थी कि आधुनिक मतलब कि वर्तमान समय की आवश्यकताएं क्या है, उन आवश्यकताओं को देखते हुए बनाई गई नीति थी यह नीति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखती थी। कौन सा वस्तुनिष्ठ मतलब सबको देखने वाला दृष्टिकोण था इसका, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी, एक राष्ट्र विशेष के लिए नीति नहीं थी। क्लियर है। इसलिए कहा गया कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर फोकस करती थी ये, व्यक्तिनिष्ठ पर नहीं। आई होप क्लियर है यहां तक का, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसी में कि भारत की गुट निरपेक्षता नीति को हम पलायनवादी गुट निरपेक्षता भी नहीं कह सकते, पलायनवादी नीति भी नहीं कह सकते। पलायनवादी का मतलब क्या होता है, जो समय आने पर निकल जाए। आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी कुछ ऐसे पलायनवादी फ्रेंड्स होंगे, है ना, कि जब तक जरूरत नहीं है तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसकी विशेष उस व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उस फ्रेंड की आवश्यकता होगी, तो उस समय वो धीरे से खिसक लेगा, है ना। तो पलायनवादी नीति का मतलब यही होता है। तो जो गुट निरपेक्षता नीति है वो पलायनवादी नीति नहीं है। भारत की गुट निरपेक्षता नीति की हम विशेष बात कर रहे हैं। क्यों नहीं है,
क्योंकि एशिया का प्रमुख राष्ट्र होने के नाते भारत कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा है। हमेशा उसने एक प्रधान राष्ट्र की भूमिका निभाई है और इस भूमिका के अंतर्गत ही इस एशिया क्षेत्र में जहां पर भी कभी कोई विवाद होता है विभिन्न देशों के बीच में, तो भारत ने हमेशा मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए हमेशा समर्थन किया, हमेशा हां की है ना। तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटना ही क्या है, पलायन। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना पलायनवादी नीति है, लेकिन भारत की कूटनिरपेक्षता नीति पलायनवादी नहीं थी और ना है। क्लियर है? तो इन 4 बिंदुओं को भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनिरपेक्षता नीति के सिद्धांतों को लेकर के दोस्तों ये 4 बिंदुओं को आपको विशेष याद रखना है। प्रथम बिंदु में हमने क्या बात की, किसी भी गुट में शामिल नहीं लेकिन मित्रतापूर्ण संबंध सबसे रखें। दूसरे पॉइंट में बात की कि दोनों ही गुटों के अलावा किसी अन्य सैनिक गुट में भी भारत शामिल नहीं हुआ। तीसरे में हमने बात की कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है वो है पूर्वाग्रहों पर आधारित नहीं है। पूर्वाग्रह मतलब परंपरागत नीतियों पर आधारित नहीं है। चौथे बिंदु में हमने बात की कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है वो पलायनवादी नीति नहीं है। 4 बिंदुओं को आपको विशेष रूप से याद रखना। आई होप यहां तक का पूरा क्लियर होगा। बताइए दोस्तों, क्या गुटनिरपेक्षता नीति वाला ये सेशन क्यों कुछ डिफिकल्ट लग रहा है ना? सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। आसान तरीके से पढ़ना सीखिए। अगर आसान तरीके से पढ़ेंगे तो सब आसान लगेगा, सब इसी लगेगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे गुटनिरपेक्षता नीति की विशेषताओं की। लेकिन इसको प्रारंभ करें उससे पहले थोड़ा सा क्लास का टाइम हम जरा चेक कर लें, क्योंकि हमने यहाँ से घड़ी हटा रखी है। बार बार घड़ी पर जो दिमाग बार बार नजर जाती है तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए तो सेशन को अंदर जाकर ही चेक करना पड़ता है। ओके, आधा घंटा सेशन हो चुका है दोस्तों। 10-15 मिनट के समथिंग में आप जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे हम, इसकी विशेषताओं को, है ना। तो 3 पॉइंट हम इस पहले पार्ट में कवर कर लेंगे और बाकी इसके आगे 3 पॉइंट जो बचेंगे हमारे वो हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की विशेषताओं की। तो अब हम गुटनिरपेक्षता नीति को समझ चुके हैं, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति को भी समझ चुके हैं, उन 5 सिद्धांतों को भी समझ चुके हैं जिन सिद्धांतों का फॉलो करके कोई भी राष्ट्र गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बन सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस गुटनिरपेक्षता नीति की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों सबसे प्रथम अगर कोई विशेषता है गुटनिरपेक्षता नीति की तो वो यही है, कौन सी? 5 सिद्धांत। 5 सिद्धांत जिस नीति के मतलब इस गुटनिरपेक्षता नीति के 5 सिद्धांत सबसे ज्यादा आवश्यक है। और वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहला सिद्धांत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। दूसरा सिद्धांत किसी गुट में शामिल नहीं होना। तीसरा सिद्धांत किसी भी दोनों में से किसी भी महाशक्ति के साथ में द्विपक्षीय समझौता ना करना। तीसरा सिद्धांत उपनिवेशवाद का विरोध करना। नेक्स्ट है अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना देना। ये 5 सिद्धांत दोस्तों जो फॉलो करता है वही गुटनिरपेक्षता नीति कहलाती है। आई होप क्लियर। सेकेंड है स्वतंत्र नीति का पालन करना। स्वतंत्र नीति का पालन करना, अरे भाई अगर आप किसी गुट में शामिल होते हो तो जो आपका प्रधान जिस गुट में शामिल होगो किसी भी गुट में जिसमें शामिल होंगे आप, तो उस गुट का जो लीडर राष्ट्र होगा, जैसे कि पश्चिमी ग्रुप का लीडर राष्ट्र कौन था? अमेरिका। अब मान लेते हैं कि अगर भारत अमेरिका वाले गुट में शामिल हो जाता तो भारत को किसके आदेशों पे चलना पड़ता? अमेरिका के आदेश पर चलना पड़ता। अमेरिका जैसा बोलता वैसा ही भारत को करना पड़ता, है ना। तो अब बताइए कि अगर कोई राष्ट्र अगर किसी भी गुट में शामिल होता है तो क्या वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो गुटनिरपेक्षता की विशेषता यही तो है कि अगर आप गुटनिरपेक्षता का पालन करते हो इसका मतलब आप स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहे हो। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। क्योंकि इन राष्ट्रों का मतलब गुटनिरपेक्षता का स्पष्ट मानना है कि जो गुटबंदियां होती है ना वो राष्ट्रीय हितों को निगल जाती है, राष्ट्रीय हितों को बहुत चोट पहुंचाती है। गुट में जो गुट का प्रधान जो लीडर राष्ट्र होता है ना उसके ही हितों की पूर्ति होती है। बाकी अन्य जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उस गुट के, उनके हित हमेशा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। इस कारण से गुटनिरपेक्ष नीति स्वतंत्र नीति का पालन करती है। क्लियर। नेक्स्ट है अलगाववाद या तटस्थता की नीति नहीं है। इसको हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं भाई, गुटनिरपेक्षता की नीति कोई अलगाववाद की नीति नहीं है, तटस्थता की नीति नहीं है।
बल्कि ये तो पूरे विश्व की समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए उन समस्याओं के समाधान की तलाश में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाती है। ये तो हमेशा समस्याओं के समाधान में सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कौन? गुटनिरपेक्षता की नीति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। जी हाँ दोस्तों, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब यह है कि मिलजुल कर या कहें कि सहयोग की भावना को जगाना, है ना। किसी भी गुट में शामिल ना होकर, किसी राष्ट्र के साथ शामिल ना होकर के, और आतंक ना फैलाना, किसी भी शक्ति का साथ ना देना, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी भी प्रकार की शक्ति का साथ ना दे करके तनाव और संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से कम करना, समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से और एक दूसरे के साथ मिलकर के उन समस्याओं का समाधान निकालना ही शांतिपूर्ण या सह अस्तित्व की नीति कहलाती है, जिसका गुटनिरपेक्ष नीति भरपूर इस्तेमाल करती है। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। शस्त्रीकरण का विरोध। शस्त्रीकरण का विरोध। गुटनिरपेक्ष नीति जब किसी गुट का समर्थन नहीं करती है, किसी राष्ट्र की किसी शक्ति का समर्थन नहीं करती है, तो बताइए शस्त्रीकरण का समर्थन कैसे करेगी? शस्त्रीकरण मतलब समझते हैं ना? शस्त्रीकरण मतलब कि पूरे विश्व में जो हथियार बनाने की जो होड़ लगी हुई है ना। हर एक राष्ट्र आज शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है हथियारों के मामले में। तो इन हथियारों के इस अंधी दौड़ का विरोध करना, यही गुटनिरपेक्षता नीति है। ये अंधी दौड़ क्यों चली थी? शस्त्रों की अंधी दौड़ क्यों प्रारंभ हुई थी? इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की संभावना और हो चुका था। फिर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। शीत युद्ध किसकी ओर इशारा कर रहा था? तीसरे विश्व युद्ध की ओर। जैसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था शीत युद्ध के दौर में, तो उस समय यही लग रहा था कि अब कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और एक बात और है, जब शीत युद्ध के दौरान ही जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया था जापान पर, है ना, नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो दोस्तों उस समय पूरे विश्व को अब ये प्रतीत हो गया था कि अब जब भी कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ, इस शीत युद्ध के कारण अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो अब इस दुनिया का अंत निश्चित है। क्योंकि अब अगर कोई तीसरा विश्व युद्ध होता है तो अब बंदूकों से या बारूद के गोलों से अब युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि अब ये जो युद्ध होगा वो परमाणु हथियारों से होगा, है ना, जो एक दिन में पूरी दुनिया समाप्त। क्लियर है? तो इन सब धारणाओं के कारण ही जो है गुटनिरपेक्ष वाले राष्ट्र हमेशा से शस्त्रीकरण का विरोध करते थे। हमेशा शस्त्रीकरण का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण विकास की बात करते थे कि भाई शांति बनाए रखे, पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित हो और अपना विकास कर सके। क्योंकि जो तीसरी दुनिया के देश ही हैं ये जो गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहे हैं, किसी गुट में शामिल नहीं है। तीसरी दुनिया के देश है, पिछड़े हुए देश है, विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है। तो इन देशों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विकास। ये हर एक शर्त पर, हर एक प्रकार से अपना विकास चाहते थे, है ना। और इसीलिए तो ये राष्ट्र शांतिपूर्ण विकास की बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, क्योंकि इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई ये शस्त्र बना करके किसी से लड़ने वाली चुनौती नहीं थी। इनके पास तो चुनौती थी अपने स्वयं से लड़ने की, और स्वयं से लड़ने की मतलब ये राष्ट्र भूखे मर रहे थे। कोई विशेष आर्थिक संसाधन नहीं थे इन राष्ट्रों के पास में। क्यों? अभी अभी तो आजाद हुए थे राष्ट्र, है ना, अभी अभी आजाद हुए थे, अभी धीरे धीरे चलना सीख रहे थे, अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करना सीख रहे थे। तो इस कारण से इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दोस्तों विकास की, आर्थिक विकास की। और उस आर्थिक विकास को ये शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे। इसलिए पूरे विश्व में जो उथल पुथल मचा रखी थी दोनों गुटों ने, उस उथल पुथल का इसलिए ये विरोध करते थे कि भाई हमें लड़ना नहीं है, बहुत लड़ लिए, बहुत नुकसान हमारा हो चुका है। हमारा प्रथम अब जो कार्य है वो आर्थिक विकास है, पहले हम विकास तो करें। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों ये 5 विशेषताओं को हमने गुटनिरपेक्षता नीति के अंतर्गत देखने का प्रयास किया है। आई होप 5 विशेषताएं आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी होगी, कोई डाउट नहीं होगा। क्लास का टाइम भी ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा क्लास टाइम ज्यादा ओवर होने से आप लोग भी बोर होने लग जाते हो, है ना। तो लगभग 40 मिनट का सेशन हो चुका है दोस्तों, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वाले भाग में। क्लियर है? तो प्लीज सेकंड भाग इसका तभी देखें जब पहला भाग आपको समझ आ चुका हो।
ठीक है ना। और अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्ड होने के बाद में, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अब तक सेकंड भाग की लिंक डाल दी चुकी होगी। ठीक है ना। अभी आप कंटिन्यू 2-5 मिनट का ब्रेक लेकर के आप इसका सेकंड भाग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वेट कीजिएगा, नेक्स्ट डे आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है ना। और इसी प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये लगभग 21 या 22 मई तक ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।